Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज 4 आर्टिकल हमने डिस्कस करने हैं. The first article is related to international relation जहां पर हम सीरियन सिविल वॉर को जानेंगे. We will be discussing about the history, what possible impact that it can lead to India, उसको भी हम यहां पे समझेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट रीसेंट एक एआई इनिशिएटिव लिया है आरबीआई ने म्यूल बैंक अकाउंट्स को रिड्यूस करने के लिए. तो म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके क्या नेगेटिव रिपरकशंस हैं, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. थर्ड आर्टिकल इज अबाउट आरबीआई का क्या स्टैंड है डी डॉलराइजेशन के ऊपर एंड एक टर्म हम समझेंगे डी रिस्किंग. तो यहां पर इसका रेलेवेंस रहेगा. नेक्स्ट इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे इंडियन स्टार टर्टोइज की. तो आइए शुरुआत करते हैं एंड एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट आर्टिकल इफ वी टॉक अबाउट सीरियन सिविल वॉर. देखिए, अगर इस सिविल वॉर को आपको समझना होगा तो आपको सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स के ऊपर जाना होगा. 2011 में ऐसा क्या हुआ था जहां से ये पूरी सिविल वॉर आपकी स्टार्ट हुई थी. देखिए, यहां पर एक आपके लीडर है बशर अल असद. ये जो लीडर हैं ये कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को रन कर रहे थे. मतलब आप ये कह सकते हैं कि सभी पावर्स इनके पास सेंट्रलाइज थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंटेन किया जा रहा था सीरिया के अंदर एंड लोगों में इस बात को लेके गुस्सा था. दूसरी चीज, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय की सीरिया की, दैट वाज नॉट दैट गुड. अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे थी, बट असद गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही थी एंड मोर ओवर असद गवर्नमेंट के ऊपर फ्रिक्वेंटली करप्शन के चार्जेस भी लग रहे थे. तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेके एक गुस्सा था, एक आक्रोश था एंड जो सपोर्ट किया गया या फ्यूल किया गया कहीं ना कहीं उस समय जो अरब स्प्रिंग चल रही थी उसके द्वारा. मींस लोगों में हौसला तब आया जब उस समय वेस्ट एशिया में अगर हम बात करें एक अरब स्प्रिंग चल रही थी, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की एक वेव चल रही थी. तो उसकी वजह से यहां पर आप ये कह सकते हो कि लोगों में हौसला आया एंड एक तरह से जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह से असद गवर्नमेंट ने उसे हैंडल किया एंड असद गवर्नमेंट ने जो लाइक आप ये कह सकते हो कि एट्रोसिटी कंडक्ट की, उससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का. मोर ओवर अगर आप इस सोसाइटी को देखिए तो इस सोसाइटी में, सीरियन सोसाइटी में आपको सुन्नी मुसलमान भी देखने को मिलते हैं, शिया भी देखने को मिलते हैं और खुर्दीस भी देखने को मिलते हैं. तो इन तीनों सेगमेंट्स की आपस में जो क्लैशेस थे उसका भी रिजल्ट था ये आपका जो सीरियन सिविल वॉर है 2011 का वो. बट ये तो डोमेस्टिक रीजंस थे. इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रीजंस भी थे. जैसे अगर आप देखें तो दो पार्टीज थी यहां पर, फॉरेन पार्टीज जो आपस में लड़ रही थी. जैसे अगर आप देखें वर्ल्ड में दो मेजर पावर हैं, एक रशिया और एक आपकी यूएसए. तो ये रशिया और यूएसए का एक वर्चुअल बैटल ग्राउंड बना. कैसे, आपको मैं एक बताता हूं बात. जैसे रशिया प्लस ईरान ये सपोर्ट करते थे असद को, असद गवर्नमेंट को. एंड अगर हम यूएस की बात करें, यूएस एंड कहीं ना कहीं आपके कुछ एक पार्ट, जैसे टर्की तो इतना ज्यादा नहीं सपोर्ट करता था बिकॉज टर्की को जो बेसिकली प्रॉब्लम थी वो खुर्दिस से थी, बिकॉज खुर्दिस टर्की से भी इंडिपेंडेंस मांगते हैं. तो इसकी वजह से जो खुर्दिस के अगेंस्ट टर्की ने सपोर्ट किया, आप ये कह सकते हो कि नोइंगली या अननोइंगली यूएस को सपोर्ट थोड़ा बहुत किया. बट ये एक आगे चलकर टर्की और यूएस के बीच में आप ये कह सकते हो कि जो डिफरेंसेस इंक्रीज हुए उसका काम करेगा. बट यूएस ने यहां पर जो ऑपोजिशन था उसको सपोर्ट किया, यानी जो एंटी असद गवर्नमेंट को जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो भी फैक्शंस थे, उन फैक्शंस को कहीं ना कहीं यूएस ने मनी एंड प्लस आप ये कह सकते हैं वेपन्स का सपोर्ट देना स्टार्ट किया. मींस एक्चुअल में कुछ डोमेस्टिक रीजंस थे, बट इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल रीजंस, जैसे असद गवर्नमेंट को ईरान और रशिया का साथ मिला, वहीं यूएस का साथ मिला असद को. ऑल्दो टर्की ये नहीं चाहता था कि खुर्दिस इनके पास, इनकी कंट्री में भी इस तरह से रिवोल्ट करे. तो टर्की ने कुछ हद तक यूएस का सपोर्ट किया था इनिशियली, ताकि
वो इन एरिया में कुर्दिश को भी कंट्रोल कर सके। अब यहां पर अगर आप डोमेस्टिक ग्रुप्स की बात करें तो फ्री सीरियन आर्मी, एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप था HTS जो कि अलकायदा से लिंक्ड है, एंड कुर्दिश फोर्स, ये 3 मेजर आपकी फोर्सेस थी जो यूएस सपोर्टेड थी। एंड अगर इसमें से बात की जाए तो इस कुर्दिश फोर्स को यूएस खासकर सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आगे चलकर टर्की के साथ यूएस के रिलेशंस खराब हुए। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या था? देखिए, एक हद तक आप मान के चलें कि इस पूरी रेबेल को कंट्रोल करने में असद गवर्नमेंट कामयाब हुई। अब होता यह है कि जो यूक्रेन वॉर है उसमें रशिया बिजी हो गया, इजराइल के साथ ईरान बिजी हो गया, एंड असद विदाउट एनी डिफेंस थे। इन्होंने अपनी अथॉरिटेरियनिज्म वाली जो अप्रोच थी, अथॉरिटेटिव अप्रोच थी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लेके आए, जिससे लोगों में अभी भी वहां पर डिसकंटेंट था। तो यहां पर रिफॉर्म्स ना लाना एक बड़ी बात। दूसरी बात, वॉर हुई, उसमें बहुत खर्चा हुआ, प्लस यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, एंड करप्शन, ये 3 मेजर पिलर बने, जिसकी वजह से यहां पर जो लोग थे अब एक बार फिर से अपराइज करते हैं। प्लस शिया और सुन्नी के बीच में बढ़ते हुए गैप्स, टेंशन और कुर्दिश की ऑटोनॉमी की डिमांड, ये इस चीज को और ज्यादा फ्यूल करती है। जहां पर आप ये देखते हो कि आज की डेट में जब असद गवर्नमेंट अपनी वीकेस्ट पोजीशन पे थी कि भाई रशिया बिजी है यूक्रेन के साथ, ईरान के साथ, ईरान बिजी है इजराइल के साथ, तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉक्सीज को वापस से रिवाइव किया गया, एंड यहां पर उन ग्रुप्स के थ्रू कहीं ना कहीं अब तख्ता पलट हो गया है। अब तख्ता पलट क्या हुआ है? एक्चुअल में जो असद हैं इनको मॉस्को भागना पड़ा है, एंड जो सिविल वॉर है अभी के टाइम पे अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें रिबिलियंस की जीत हुई है। तो ये पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, और क्या रीजंस थे, क्या प्लेग्राउंड था जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। अब इस क्राइसिस के इंपैक्ट क्या होंगे? देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया लगभग $800 बिलियन की ट्रेड करता है वेस्ट एशिया के साथ। अब आने वाले 2030 तक ये ऑलमोस्ट डबल होने वाली है, मतलब $1 ट्रिलियन की आपकी ट्रेड है वहां पे। एंड अगर उस एरिया में अनरेस्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स, सिक्योरिटी इन द सेंस एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिफेंस सिक्योरिटी, दोनों के लिए ही ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो इंडिया की प्रॉक्सिमिटी में ये एरिया आता है, तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई इंडिया को तेल यानी ऑयल के इंपोर्ट में ये एरिया काफी एक्सेसिबल था। बट क्योंकि अब यहां पर ईरान इजराइल का जो क्राइसिस चल रहे हैं, प्लस अब ये सीरिया के क्राइसिस आ गए हैं, तो इसकी वजह से इस रीजनल इंस्टेबिलिटी का असर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। एंड जहां पर आप ये देखेंगे कि फ्यूल के प्राइसेस आने वाले दिनों में इंक्रीज करेंगे। अब फ्यूल के प्राइसेस जब इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इंपोर्ट करना चीजों को और ज्यादा महंगा होगा। तो कोशिश इंडिया को यह करना चाहिए कि अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करे। अब सिक्योरिटी कंसर्न, देखिए, जब आपको याद होगा यहां पर खलीफा बनने की बात हो रही थी, ISIS का डोमिनेंस देखने को मिल रहा था इन एरिया में, तो उस समय भी काफी सारे इंडियंस का ब्रेन वॉश किया गया था। तो एक तरह से रेडिकलाइजेशन को यहां पर स्प्रेड करने की बात हो रही है कि भाई रेडिकलाइजेशन अगर एक रीजन में स्प्रेड करती है तो उसके बाद नियर बाय एरियाज पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां पर इंडिया के ऊपर वो इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, एंड अभी हमें कोशिश ये करनी होगी कि कैसे काउंटर करें रेडिकलाइजेशन के इन एफर्ट्स को, वो हमारा फोकस होना चाहिए। मोर ओवर इफ वी टॉक अबाउट, हमारा बहुत बड़ा एक डायस्पोरा यानी इंडियन लोग रहते हैं इन वेस्ट एशियन कंट्रीज में, जो रेमिटेंसेस भी देते हैं, प्लस इनकी सिक्योरिटी हमारे लिए कंसर्न है। तो यहां पर गल्फ नेशन में आज की डेट में सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे इंडियन डायस्पोरा के इंक्रीज होंगे, एंड मोर ओवर ये जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है इससे रेमिटेंसेस के ऊपर भी आपका असर पड़ेगा। मोर ओवर हमें एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज जो अभी सामना करना पड़ेगा वो ये है कि कैसे हम बैलेंस करें बिटवीन रशिया, ईरान, सऊदी एंड इजराइल के बीच में। तो ये रीजनल रिलेशंस जो इनके आपस में इंटरट्विंग्ड हैं, मतलब एक
किसी के साथ किसी की नहीं बनती है, दूसरे के साथ पहले की नहीं बनती है। तो द थिंग इज, इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए वो हमारे को सोचने की जरूरत है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात यह आ जाती है कि आज की डेट में एक पावर वैक्यूम आपका एग्जिस्ट करता है इस पूरे रीजन में, चाहे आप टर्की, सऊदी, ईरान की बात करें, और ये सभी कंट्रीज वो होंगी जो इस डिस्टेबलाइज नेशन के ऊपर कोशिश करेंगे अपने पावर डायनामिक्स को यूज करने की। मतलब देखो, टर्की का मकसद ये होगा कि खुर्दीस को वहां से एलिमिनेट किया जाए ताकि टर्की अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। ईरान का मकसद ये होगा कि जो हिजबुल्लाह वगैरह जैसे जो इसके प्रॉक्सी ग्रुप्स है उनको सप्लाई चेन जो प्रोवाइड करते थे, आर्सनल्स एंड एवरीथिंग, उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए यहां पर ईरान अपना डोमिनेंस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एंड इस एरिया में सऊदी अपनी डोमिनेंस यानी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपनी एक फाइट लड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस थ्री पीपल या थ्री कंट्रीज, there gonna be a lot of destabilization in this area and there gonna be a power vacuum in this area. Moreover, ये जो टेररिज्म है, जैसे यहां पर HTS जो ग्रुप था जो अलकायदा से लिंक था, अब जिस तरह से इसने ये पूरी जो रिजीम है इसको कहीं ना कहीं तख्ता पलट किया है, अब इसका असर ये भी होगा कि इस एरिया में ऐसे बहुत से जिहादी ग्रुप्स आपके एक्टिवेट हो सकते हैं जो इराक जैसे एरिया जो अभी इतना ज्यादा फ्रजाइल नहीं था, बट अब क्योंकि सीरिया फॉल कर गया है तो इसके बाद हो सकता है अगला नंबर इराक का देखने को मिले। तो मतलब इराक में फिर से इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस आपके इंक्रीज होंगे। मोर देन दैट, आज की डेट में जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंज है दैट इज टेररिज्म। एंड यहां पर ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स में अगर आप देखें तो HTS के रिसर्जेंस के बाद से एक दिक्कत ये रहेगी दुनिया के लिए कि भाई अलग अलग जो टेरर ग्रुप्स होंगे वो फिर से एक्टिवेट होंगे एंड बिकॉज ऑफ विच इंटरनेशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी यानी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिहादी एक्टिविटीज बढ़ेंगी एंड जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है आज की डेट में हमें चाहिए कि और ज्यादा बेटर हो कि भाई इस तरह की जिहादी एक्टिविटीज को हम कम कर सकें। अब इसमें चाहे आप ये बात करें कि वर्ल्ड लीडर्स एक साथ मिलकर बैठ के डिस्कशन करके इस एरिया का कोई सोल्यूशन निकाले, या हमें ये सोचना होगा कि लाइक कैसे लोगों की, आम लोगों की परेशानियों को दूर करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे होंगे, लोगों को खाने पीने रहने इन सब की परेशानियां चल रही होंगी। अब यही कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी जिससे कहीं ना कहीं यूरोपियन और होस्ट कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेशर माइग्रेशन का इंक्रीज करेगा। उनको कैसे इस चीज को हैंडल करना है वो भी यहां पर देखना होगा, उसके लिए भी एक कोलैबोरेशन चाहिए। मोर ओवर ह्यूमैनिटेरियन एड्स को अर्जेंटली यहां पर कैसे प्रोवाइड कर सके, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये बेसिक जो नीड्स हैं इनको कैसे फुलफिल किया जा सके ताकि जो इंपैक्ट है मिलिटेंट ग्रुप्स का इन एरियाज में हम कम कर सकें, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हमारा मेजर एक फोकस होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस, आज की डेट में अगर बात करें रशिया के लिए क्या इंपैक्ट है, रशिया का वेस्ट एशिया में जो इन्फ्लुएंस है वो इससे कम होगा। ईरान अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह वगैरह के साथ कनेक्ट करता था, हमास के साथ कनेक्ट करता था, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटता है तो अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से चेंज करने की यहां पर जरूरत पड़ेगी। अगर यूएस और ईयू की बात की जाए, यूरोपियन यूनियन की, तो इनको अपना फोकस काउंटर टेररिज्म के ऊपर इंक्रीज करना होगा क्योंकि आने वाले समय में यूरोप में कहीं ना कहीं माइग्रेंट के क्राइसिस देखने को मिलेगा, रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलेंगे। अब यूरोप उसको कैसे हैंडल करता है इस बात पर डिपेंड करेगा आने वाले समय में किस डायरेक्शन में ये पूरा वॉर जाता है। अब लास्ट में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड ओवर जो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो आज भी ऑयल को इंपोर्ट करती है, एक ग्लोबल मार्केट जो ऑयल की है वो वेस्ट एशिया है, उसमें डिस्ट्रप्शन आया तो कहीं ना कहीं इंपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर इसका इंपैक्ट रहेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। एंड टर्की की अगर रोल की बात की जाए तो टर्की अपना इन्फ्लुएंस इस एरिया में कहीं ना कहीं नर्दर्न टेरिटरी में, जो सीरिया की नर्दर्न टेरिटरी है उसमें इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि ओवरऑल जो खुर्दीस का जो इशू है टर्की के अंदर वो उसको डिफ्यूज कर सके।
इन एडिशन टू दिस, इंडिया को ज़रूरत है डाइवर्सिफाई करे अपने एनर्जी बास्केट को, जहां पर वेस्ट एशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हुए अदर एरियाज के ऊपर फोकस करे, जिसमें कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका हो सकता है या रशिया हो सकता है। तो लास्ट में ये कहा जाएगा कि भाई ग्लोबल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं पीस के लिए यहां पर फोकस करना चाहिए, जैसे पीस टॉक कहीं ना कहीं इनेबल करने चाहिए, ताकि इस एरिया में वापस से जो एक माहौल अभी गर्म हुआ है इसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो ये इन टोटल इस पूरे आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए, इसी तरह के आर्टिकल्स अक्सर आपको प्री और मेंस में सक्सेस दिलाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको इसी तरह के आर्टिकल्स को और डिटेल में पढ़ना है, या आपको यह समझना है कि कौन सा आर्टिकल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये आर्टिकल थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से था, अब कोई आर्टिकल हो सकता है जिसमें प्रीलिम्स के पॉइंट निकलते हो। अगर आपको ये समझना है तो अपकमिंग प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 16 दिसंबर से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप मेरे कूपन कोड को यहां पर यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स के ऊपर, एंड आप इस कोर्स को इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। इस कोर्स से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी आपकी अभी तक तैयारी हुई है आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर पाएंगे, एंड मोर ओवर इस रिवीजन में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। आप प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके ऊपर वर्क करके अपने ओवरऑल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल, म्यूल बैंक अकाउंट। अब म्यूल बैंक अकाउंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर एक पर्सन है रमेश, रमेश का एक बैंक अकाउंट है। अब रमेश को इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि जो बैंक के काम है ये इजीली हैंडल कर सके। अब हुआ क्या कि रमेश के इस बैंक अकाउंट को एक पर्सन है जिसका नाम है राजू, ये राजू इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा है। तो यहां पर रमेश का जो बैंक अकाउंट है वो म्यूल अकाउंट के तौर पे जाना जाएगा। मींस एक ऐसा अकाउंट जो ओपन या बाय कर लिया गया है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि जो इंडिविजुअल जैसे यहां पर रमेश है, आपको इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई सस्पिशन नहीं है, बट ये है कि ये लो इनकम ग्रुप से आते हैं, तो कई बार ये अपने बैंक अकाउंट्स को अवेल कर देते हैं इस तरह के फ्रॉडस्टर्स के लिए। अब इनका पर्पस क्या होता है? जैसे साइबर क्राइम्स, जैसे कोई भी इलिसिट फंड को ट्रांसफर करना है उसके लिए इसे यूज किया जाता है। साइबर क्राइम्स के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए इनको यूज किया जाता है, खासकर फिशिंग अकाउंट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, एंड इससे ट्रांसफर, स्टोर और विड्रॉ की जाती है मनी। मतलब फ्रॉडस्टर यहां पर राजू अपना नाम सामने लाए बिना यहां पर रमेश के अकाउंट से सभी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा है, जिससे आगे चलकर जो लीगल एक्टिविटीज होंगी वो रमेश के ऊपर होंगी। बिकॉज पकड़ा कौन जाएगा? रमेश पकड़ा जाएगा, क्योंकि अकाउंट सभी इलीगल एक्टिविटीज में उसका था। तो राजू यहां से बच के निकल जाएगा। यहां पर इस वजह से म्यूल अकाउंट को यूज किया जाता है। अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस रमेश को अवेयरनेस नहीं है, एंड जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके साथ ये फ्रॉड होता है उनको भी अवेयरनेस कम होती है, तो इस वजह से भी कई बार ऐसे फ्रॉड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी आरबीआई ने इसी तरह की एक्टिविटीज को रिड्यूस करने के लिए म्यूल हंटर एआई को लॉन्च किया। अब ये जो म्यूल हंटर एआई है, इसको आरबीआई की इनोवेशन हब ने डेवलप किया, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है, एंड इसमें सभी बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके हमारा फोकस ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकें म्यूल अकाउंट्स को। अब इसमें बैंकिंग के डाटा और की पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये फोकस कर रहे हैं कि क्या बिहेवियरल पैटर्न्स देखने को मिलता है आपको म्यूल अकाउंट्स में। जैसे एकदम से बैंक अकाउंट में बहुत सा पैसा आना, बहुत सा पैसा विड्रॉल होना, काफी समय से बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं डेड था और एकदम से पैसा आया। तो वो सभी चीजें यहां पर आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेंगे, एंड उसके बेसिस पे आप स्टेप्स लेते हैं। तो यहां पर सडन स्पाइक्स के ऊपर हमारा
फोकस रहेगा। अनएक्सपेक्टेड जो भी आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं सडन, उसके ऊपर फोकस रहेगा। एंड यहां इसके थ्रू हम ओवरऑल रिड्यूस करना चाहते हैं इंडिया में डिजिटल फ्रॉड्स को एंड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को फ्रॉड से। बट इसमें सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने ये है कि इन अकाउंट्स को ट्रैक और ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज कौन सा म्यूल अकाउंट है, कौन सा जेन्युइन अकाउंट है, इसके बीच में फर्क कर पाना इनिशियल स्टेज में बहुत मुश्किल है, अनटिल और अनलेस कोई फ्रॉड वहां पर ना हुआ। तो कहते हैं अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहली बात, ये म्यूल अकाउंट फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फिशिंग के लिए या सोशल इंजीनियरिंग के लिए या स्कैम्स के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई बार तो मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो इनको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज जो पैरेलल इकोनॉमी है, जब तक आपकी वो डिफ्यूज नहीं होगी तब तक इकोनॉमी ग्रोथ हम एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाते, जो हमारा पोटेंशियल लेवल है उस लेवल की। अब यहां पर इसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत सारे, जैसे एज अ पर्सन मैं बात करूं, मान लो राजू ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल लिया, तो इस केस में फाइनेंशियल लॉसेस मुझे जो हुए वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब डायरेक्टली फाइनेंशियल फ्रॉड में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा लोगों के ट्रस्ट को भी जेप्रोडाइज करते हैं। मान लीजिए मेरे साथ फ्रॉड हुआ ऑनलाइन, अब अगली बारी मैं कोई भी ऑनलाइन ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करने से पहले 2 बारी सोचूंगा कि भाई क्या मुझे पेटीएम यूज करना चाहिए या गूगल पे यूज करना चाहिए या फोन पे यूज करना चाहिए, बिकॉज उससे फ्रॉड के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो यहां पर पहली चीज तो ये होगी कि भाई मुझे कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेफिशिएंट डेवलप हो जाता है मुझमें। फिर इकोनॉमिक लॉसेस तो है ही है, जैसे मेरा पैसा गया है, अब मेरा पैसा गया है तो इसके कहीं ना कहीं लाइक प्रॉब्लम एक रहेगी। प्लस इसके अलावा इन अकाउंट्स को ट्रेस करने के लिए भी मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो भी इकोनॉमिक लॉसेस में आपके आ जाते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि दोनों अकाउंट्स में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, तो कौन सा जेन्युइन अकाउंट है वो समझ पाना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और कई बार जेन्युइन अकाउंट्स को भी हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो वो एक मेजर दिक्कत रहती है यहाँ पे। एंड ये मोर ओवर कई बार टेरर फंडिंग या ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए यूज होती है अकाउंट्स, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी के ऊपर एक डीप इंपैक्ट उसका भी रहता है। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चैलेंजेस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस। अब इंडिया की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख फ्रॉड अकाउंट्स 2023 में हम डिटेक्ट कर चुके हैं। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात की जाए तो इसका मानना यह है कि इंडिया में 67% जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आरबीआई लेके आया है क्या, म्यूल हंटर एआई। तो इस ऐप के बारे में याद रखना, म्यूल हंटर क्या है, म्यूल हंटर एआई क्यों न्यूज में था, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, दैट इज डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हैं और आप ऑल्टरनेट के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे युआन हो सकता है, यूरो हो सकता है, एंड इवन आपकी डोमेस्टिक करेंसी हो सकती है। अब इसमें सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि आप लोकल करेंसी में ट्रेड करें, जिसमें आप वोस्ट्रो अकाउंट्स को प्रमोट करते हैं कि भाई फॉरेन जो नेशन है वो आपके यहाँ पर आके एक बैंक में अकाउंट खोलें और मनी में यानी रुपी में आप ट्रेड करना स्टार्ट करें। अब यहां पर डी डॉलराइजेशन क्यों न्यूज में था, अभी रिसेंटली जो यूएस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा कि भाई अगर ब्रिक नेशन सोच रही है डी डॉलराइजेशन के बारे में तो वी कैन इंक्रीज 100% टैरिफ ऑन दीज कंट्रीज। अब इससे ट्रेड के ऊपर असर पड़ेगा, जो कारण है कि हमारे आरबीआई के गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि भाई हम डी डॉलराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, डी रिस्किंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब डी रिस्किंग क्या होता है इसको समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डी रिस्किंग का मतलब होता है कि आप ओवर डिपेंडेंसी एक करेंसी के ऊपर रिड्यूस कर रहे हैं एंड आप अपनी जो मनी बास्केट है इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, देखो इंडिया ये एम कर रहा है कि भाई हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करें, बिकॉज रुपी और डॉलर के अंदर
जो डॉलर है इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है एंड इससे हमारी ट्रेड और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। तो दैट्स वाई हम ऑल्टरनेटिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब कहते हैं देखो, अगर आप ये सोचे कि भी ब्रिक नेशन अपनी एक करेंसी बना लेंगे, तो ये यूरोप की तरह आसान नहीं है कि यूरो आपने एक करेंसी बना ली। वो कल्चरली और जोग्राफिकली आपस में कनेक्टेड थे। ब्रिक नेशन ऐसे कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी फिजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब इन एडिशन टू दिस हम बस ये चाहते हैं कि भाई देखो, ऑयल के जैसे हम इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल इंपोर्ट मेजरली आपका डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। अब डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन होता है, तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि हमारी जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है। तो दैट्स वाई हम ये चाहते हैं कि भाई देखो, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढे। अब चाइनीज युआन इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जैसे रशिया और चाइना आपस में ट्रेड कर रहे हैं इसी सेगमेंट में। बट हम ये नहीं चाहते कि भाई एक करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके दूसरी डोमिनेटेड करेंसी के ऊपर हम अपना रिलायंस या आप डिपेंडेंसी इंक्रीज करें, बिकॉज चाइना के साथ तो हमारे रिलेशंस वैसे भी बहुत अच्छे नहीं है। तो दैट्स वाई यहां पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम युआन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करें। तो यहां हम ये चाहते हैं कि भाई हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज कर सकें। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो जिसकी वजह से हम डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। प्लस हमारा एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा जो ओवरऑल साइज है वो बहुत छोटा है। इसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम रहेगी। हाँ ठीक है, हमने कुछ कंट्रीज के साथ ट्राई किया है, जैसे रशिया के साथ और यूएई के साथ, बट स्टिल यहां पर इसमें इतना ज्यादा सक्सेस हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, अब सेंट्रल बैंक हमारा क्या कर रहा है कि कैसे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को हम रिड्यूस करें। तो कहते हैं कि भी देखो, पहली चीज तो हम गोल्ड रिजर्व को अपने इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हेज कर सके गोल्ड के अगेंस्ट फॉरेक्स को। मोर ओवर, आप अगर जैसे ट्रेंड अगर हम बात करें, तो जैसे ग्लोबल ट्रेंड में भी आपने ये देखा है कि हमने 1000 टन गोल्ड को ऐड किया है, परचेज किया है रिसेंटली 2023 में। एंड इससे पहले भी अगर बात करें तो 1100 टन हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। तो द थिंग इज, हम बस ये चाहते हैं कि भाई लाइक हम डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। अब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी के साथ साथ अभी एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई देखो, ऑयल पेमेंट्स कहाँ से करें, बिकॉज ऑयल हमारा 85% हम इंपोर्ट करते हैं। एंड ऑयल जिन जिन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर्स में ही पेमेंट मांगते हैं। तो कहते हैं कि भाई चैलेंज है हमारे सामने कि भाई आप रुपये की, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है, मोर ओवर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में कोई बहुत ज्यादा बड़ा शेयर नहीं है, एंड डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है कि भाई सब डॉलर में पेमेंट मांगते हैं। इस वजह से अभी के लिए तो ये थोड़ा सा काम मुश्किल है। अब इसमें हमें जरूरत है कि डी रिस्किंग के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स उठाएं। जैसे पहला स्टेप क्या होगा, लोकल करेंसी को प्रमोट कीजिए, जितना हो सके, जहां हो सके वहां पर प्रमोट कीजिए। आप विस्ट्रो अकाउंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे रशिया के साथ किए। एंड इवन आप अपने गोल्ड रिजर्व्स को भी और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यही आपके पास ऑप्शंस हैं। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपने और बूस्ट कीजिए ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस आपकी कॉस्ट उसमें रिड्यूस हो, तो इससे लोकल करेंसी में ट्रेड होना पॉसिबल हो पाएगा। अपने एनर्जी पार्टनर्स को कहीं ना कहीं आप इस तरह से उनके साथ बातचीत कीजिए कि नॉन डॉलर में ट्रेड स्टार्ट हो। जैसे अभी हम रशिया और सऊदी के साथ डील कर रहे हैं कि भाई नॉन डॉलर करेंसीज में आप सेटल करिए सभी चीजें। आप लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ फोकस कीजिए, जैसे ब्रिक्स नेशन है भाई, ये ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को ढूंढ रहे हैं, तो इनके साथ आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी कम हो सके। एंड मोर ओवर, आपको अपने एक्सपोर्ट जो बास्केट है उसको थोड़ा सा और बेटर करना पड़ेगा, जिससे इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट में शेयर है उसको आप बूस्ट कीजिए। अगर वो शेयर बूस्ट होगा तो इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइज हो पाएगा इंडियन रुपी, एंड जैसे चाइना को जो हेल्प मिल रही है अपनी ट्रेड की वजह से, वो हम भी अवेल कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आर्टिकल आपको समझ आया हो। नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एंड इसमें
हम बात करेंगे इंडियन स्टार टर्टाइज की। अभी कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं जिसमें हमें यह पता लगा कि भाई एक्चुअल में इंडिया में दो स्पीशीज हैं, जेनेटिकली टू डिफरेंट स्पीशीज हैं आपकी टर्टाइज की। मतलब अभी तक हम इन्हें एक ही मान रहे थे एंड जिसकी वजह से अनसाइंटिफिक मैनर में हम इन्हें एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे थे, जो कि इनके डाउनफॉल का कारण बना। तो सबसे पहले इस टर्टाइज के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा स्टार पैटर्न इसके ऊपर देखने को मिलता है, येलो कलर का। हर्बीवोरस स्पीशीज है जो एरिड एरिया में देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, सदर्न पार्ट में और इवन श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में। इंडिया में वेस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये थ्राइव करता है आपके स्क्रब फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में और रॉकी ट्रेन्स में। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हम दो अलग अलग स्पीशीज को एक ही मान के उन्हें अनसाइंटिफिक मैनर में रिलीज कर रहे थे। तो कहते कि भी इसकी वजह से इनके कंजर्वेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर हमने स्टडी कंडक्ट की, तो जिसमें पता लगा एक नॉर्थ वेस्टर्न टर्टाइज है आपका स्टार टर्टाइज और एक सदर्न है। तो अभी आपको इंश्योर करना पड़ेगा जो भी आप टर्टाइज यहां पर कैप्चर करते हैं उनको उनके नेटिव एनवायरनमेंट में ही आप रिलीज करें। अब क्यों ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें रेस्क्यू करने के बाद इन्हें छोड़ना पड़ता है? तो कहते हैं कि भाई देखो ग्लोबल पेट मार्केट की अगर बात करें तो पेट मार्केट में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लाइक ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेड होती है वो स्टार टर्टाइज की सिर्फ और सिर्फ पेट मार्केट में होती है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा स्मगलिंग देखने को मिलती है। जैसे इंडिया की बात करें तो चेन्नई में ये सबसे ज्यादा आपके केसेस पकड़े जाते हैं, और इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ और इवन सिंगापुर के आसपास भी आपको इसके केसेस देखने को मिलते हैं, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपके अक्सर अपने डाटा में रिवील करता है। अब यहां पर इनको क्या अदर थ्रेट्स हैं? तो सबसे पहले समझिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो डिमांड है फूड की वो इंक्रीज हो रही है। अब जो डिमांड फूड की इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से हमने क्या किया, कहीं ना कहीं लैंड यूज पैटर्न चेंज कर दिया और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और जिसकी वजह से इनको आज की डेट में थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ओवरऑल इंडिया के शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। अगर साइट्स की बात करें, साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। ओवरऑल IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंगली ये वनरेबल कैटेगरी में आता है आपका। अब हैबिटेट लॉस और लाइक पोचिंग के अलावा या जो आपको ट्रेड देखने को मिलते हैं इलीगल, इनके अलावा एक थ्रेट और भी है। जैसे कई बार इन्हें हम कैप्टिव ब्रीडिंग में रख लेते हैं। अब उसके बाद ये वाइल्ड में छोड़ने जैसे रहते नहीं है, क्योंकि कई बार माल नरिशमेंट के कारण इनकी जो आउटर शेल है वो पिरामिडिकल शेप में हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीडिंग में और इनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम रहती है। अब लोकल कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस जनरेशन एक मेजर काम है। इनके हैबिटेट को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि इस तरह के जानवरों को लोग पेट के तौर पे ना यूज करें। एंड मोर ओवर हम साइंटिफिक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली इनको अगर रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, इसके थ्रू हम इनको बेटर वे में कंजर्व कर पाएंगे एंड इनका IUCN स्टेटस जो है वनरेबल, इससे हम चेंज कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। अब आज की डिस्कशन से रिगार्डिंग जो भी आपको चीजें समझनी हो उसके लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूं। आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं, जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं एड्रेस कर दूंगा। अब दूसरी चीज कि इस PDF को डाउनलोड कहां से करना है, तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।